नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और इसमें हम निफ्टी बैंक, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस की कुछ रेट से बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ होंगे आशीष बहती इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, इंडेक्स पे और स्टॉक्स पे। आज बाजार में सूरत बहुत अच्छा है और निफ्टी एट डे हाई ऑलमोस्ट दिन के 23,357 पे हाई पे ट्रेड करता हुआ और बैंक निफ्टी 49,338 पर ट्रेड करता हुआ। आशीष से बात करें उससे पहले जरा आज हमारा सुबह विचार क्या था, कैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक को अप्रोच करना है, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने सुबह एक बात कही थी कि इस जोन में टिल द टाइम वी आर बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम अभी भी 10 डेमा के नीचे हैं। 10 डेमा क्या, यानी शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। हमारी ट्रेड की थीम होगी बेस को पकड़ना। बेस पे ट्रेड मिल जाए तो यकीनन लेंगे। बेस था 23,169। निफ्टी का डे लो क्या है मालूम है आपको? एग्जैक्टली 23,170 डॉट। यही निफ्टी क्रैक हुआ, बेस वन को रिस्पेक्ट दी, एग्जैक्टली यही लो लगाने के बाद पुल बैक। अब पुल बैक में क्या बात कही गई थी, जरा प्लीज लेके आइए। RS1 दो थ्रेश होल्ड पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग द डे। पहला RS1 ये क्या है? यह है कॉल राइटर्स का जोन। पहले बाजार खुला यहीं से सिंक हुआ, लेकिन उसके बाद इसको काटा 283,327। क्या बात हुई थी कि इफ वी विल ब्रेक 327 अ स्विंग टुवर्ड्स 390 लुक्स पॉसिबल। अब 390 की डेफिनेशन क्या है? 390 की सिंपली डेफिनेशन ये है, और जो कि थोड़ी सी अब तब्दील भी हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। 390 इज द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज अवेलेबल ऑन चार्ट्स, डेली चार्ट्स। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अब परसिस्ट करता है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 23,382 पे, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वो 8 अंक नीचे। तो लेवल ने काम किया, बेस ने। RS1 थ्रेशोल्ड पॉइंट था, कटा, वहां से 50 पॉइंट और मिले। अब क्या देखिए, तारीख है, आप समझ लीजिएगा कि 6 जनवरी से लेकर अब तक, और 10 डेमा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो 7 जनवरी से अब तक निफ्टी ने छुआ नहीं है 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। यानी आज के सेशन में अगर हमने पहले कॉल राइटर्स के जोन को ट्रैप किया, यानी 23,300 और अब हम 23,400 की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा मेगा सप्लाई जोन यही होगा। दैट्स 23,382 एंड 23,400। क्या? 10 डेमा और 23,400। तो हम क्या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर बढ़ते हुए प्राइस के साथ कॉल राइटर्स वहां पे जमावड़ा लेके बैठे हुए हैं? आइए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंट्राडे में हाँ आप कह सकते हैं कि पुट राइटर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। पुट राइटर्स ऊपर आ रहे हैं। देखिए, जब प्राइस ऊपर आता है ना, चाहे वो कैसे भी आए, फ्रेश बाइंग या शॉर्ट कवरिंग से, पुट राइटर्स का कन्विक्शन होना चाहिए। और जहां तक आज का सवाल है, इट सीम्स लाइक दैट हाँ 23,300 पे पुट राइटर्स एक कन्विक्शन इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रिसाइसली अगर आप देखें तो ज़्यादा कन्विक्शन 23,200 के फर्म बेस को लेकर है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कंसिडरिंग कि 23,400 पे 17 लाख कॉल बिकी हैं, आउटस्टैंडिंग वाइज 43 लाख का है, 44 लाख का, और लगभग 23,380 के अराउंड आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये 20 पॉइंट बड़े ही सप्लाई जोन है। अगर आपको सुबह के प्रॉफिट पे, ट्रेड पे बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो बुक कीजिए, अन्यथा कम से कम नहीं तो 370, 380 की ट्रेजेक्टरी में जरूर बुक कीजिएगा। देखिए, हमारा एक लॉजिक था बेस पकड़ने का, वो काम बखूबी कर गया। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट करने का, वो भी पूरा बखूबी कर गया। सेकंड थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करना अमूमन मुश्किल होता है। सो बेटर है कि मैं इस कंजेशन जोन में, जो कि 10 डेमा नीचे परसिस्ट करता है, एक ट्रेड को बुक करके बैठूं। अगली बार हम पार्टिसिपेट करेंगे, आइदर वी गेट इट डिप टुवर्ड्स, कहाँ क्या देखा हमने भी 23,200 की पुट भी की है, तो हम एक डिप का इंतजार करेंगे टुवर्ड्स अ सॉफ्टनेस टुवर्ड्स 23,220, 240, या फिर इसको हटा दीजिए, या फिर अब निफ्टी डिसाइसिवली अपने 10 डेमा और अपने 23,400 के कंजेशन जोन को पार कर जाए, तब पार्टिसिपेट करेंगे। मैं मानता हूं कि 150 पॉइंट ये समझ लीजिए, और वहां के 30, लगभग 180 पॉइंट, दैट्स इनफ फॉर दिस कंजेशन जोन एज अ डे ट्रेडर। अगला दिमाग कब लगाना है? आइदर ए डिप टुवर्ड्स 23,240 या फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट कट जाए। और मैंने अपनी, याद रखिएगा, कमेंट्री को सिर्फ सीमित रखा है अभी तक। जरा प्लीज RS1 और 2 लेके आइएगा।
मैंने सीमित रखा है अभी तक सिर्फ 23,450 की ट्रेजेक्टरी तक, उससे ऊपर मैं नहीं गया हूँ क्योंकि उससे ऊपर का डेटा मेरे पास नहीं है। इट्स हार्डली 23,459, सिर्फ यहीं तक। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे देखिए, निफ्टी बैंक की कमेंट्री में ट्विटर पे पोस्टेड भी है, जाके पढ़िएगा। इट्स ओवरसोल्ड, इसमें कुछ राय नहीं, बहुत ओवरसोल्ड है। लास्ट सेशन में इसको एक्सिस बैंक के दर्द को झेलना पड़ा था। RS1 लेके आइएगा। देखिए, जब भी कोई क्रैक आता है, कॉल राइटर आके ग्रिप ले लेता है कि जनाब ये नहीं कटेगा। अब सुबह क्या बात हुई थी कि इट विल कोलैप्स फ्रॉम RS1, और कोलैप्स हुआ भी इनिशियली, बट द मोमेंट यू विल क्रॉस 48,836 एंड 49,061, ये क्या था? ये कॉल राइटर्स का जोन था। अ स्विंग टुवर्ड्स 288 विच इज 10 डेमा वहां तक पॉसिबल है, और उसके बाद 470। दैट मीन्स सिंपली निफ्टी बैंक ने क्या किया, एक कॉल राइटर्स के जोन से बाहर निकलने के बाद आपको शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, जैसा कि निफ्टी कर रहा है, वहां तक का एक रिवॉर्ड दिया ब्यूटीफुली। अगर आप देखिए निफ्टी बैंक चला, एंड थैंक्स टू कोटक, थैंक्स टू ICICI बैंक, थैंक्स टू HDFC बैंक, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब ने बखूबी दिया। अब आइए जरा स्टैट्स देखते हैं इस वक्त के। इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, निफ्टी बैंक में क्या अंतर है? निफ्टी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू टच इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और निफ्टी बैंक उसको पार कर चुका है। आपकी स्क्रीन पे एक चीज आपको दिख रही होगी, 49,500 का कॉल राइटर एक एग्जिट ढूंढ रहा है। 5.5 लाख कॉल यहाँ पे नहीं, 55,545 शेयर यहाँ पे घटे हैं। सिंपली ये कॉल राइटर एक प्रेशर फील कर रहा है, और नीचे 49,000 का पुट राइटर जो है वो एक कन्विक्शन जुटा रहा है। ये सिंपली स्टैट्स ये कहते हैं कि अगर मैं 49,100 तक का अगर कोई डिप मिल जाए तो शायद बाय कर सकता हूँ एज ए डे ट्रेडर, और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट है निफ्टी बैंक पे तो उसको बुक करके अब एक बार के लिए कोशिश कीजिए कि आप 49,400 पे बुक कर लें, क्योंकि 49,400 से लेके 500 का जो लगभग जोन है वो टर्बुलेंस वाला जोन रहेगा। दोनों ही इंडेक्स पे मैंने आपके लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट जनरेट कर दिए हैं, चाहे वो आज आए चाहे वो कल। नाउ फॉर निफ्टी इट्स 23,400 एंड फॉर निफ्टी बैंक इट्स 4,9500। सिंपली दिस कॉल होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 11.2 लाख शेयर्स। ये रही निफ्टी बैंक की बात। आशीष बहती से बातचीत शुरू करते हैं। अब आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, बखूबी चला आज इंडेक्स, लेवल टू लेवल चला, आपका व्यू निफ्टी पे क्या है और निफ्टी बैंक पे क्या है इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, जिनके पास भी निफ्टी पोजिशनली होल्ड है लॉन्ग, अभी हमारी सलाह है बने रहने की। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 23,200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, शायद निफ्टी में वापस 23,500 और 23,500 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 500 एक जरूर अहम क्रूशियल जोन रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि जिस हिसाब से 85 लाख कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। अगर ये निकलता है तो फिर यहाँ पे वापस और एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 650 तक का मूव दिखा सकता है। तो पोजिशनली बने रहे 23,200 का स्टॉप लॉस लगाकर। सिमिलरली बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आज जिस हिसाब से कोटक में मोमेंटम दिखाया है, आप देखिए इंडसइंड जो नेगेटिव खुला था उसमें भी वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल रहा है, और ओवरऑल सारे ही बैंक्स कंट्रीब्यूट करते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो पोजिशनिंग है वो काफी अच्छी बन रही है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 49,000 का एग्जैक्ट एसएल मेंटेन कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे 15 लाख पुट राइटर्स प्लेस्ड है 49,000 पे, एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है। ऊपर में हमें लगता है कि शायद 49,900 तक का जोन बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। अब आते हैं ज्यादा क्लियर सेंस देने वाले स्टॉक इस जोन में, यानी स्टॉक फ्यूचर्स। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे, आपके 3 कॉल्स। वीरेन जी, तीनों के तीनों लॉन्ग साइड में रहेंगे। पहला जो रहेगा वो टाइटन में अच्छा लग रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमा को आज रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इसमें दिख रहा है वो काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3340 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि 3470 3470 और 3530 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। विपिन जी, दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो एल&टी। काफी ओवरसोल्ड स्टॉक था। अब पहली बार काफी टाइमों के बाद ये अपने 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, और काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। हमें लगता है कि प्री बजट रैली भी इसमें अब बन रही है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है एल&टी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है
वो 3540 का एक एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 3670 और 3740 के टारगेट के लिए एलएनटी में भी खरीदारी की सलाह है। वीरेंद्र जी, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है एबीएफआरएल। ये स्टॉक ने भी अपना 20 डे में आज ही रीगेन किया है और जिस हिसाब से अब मूव आ रहा है इसमें, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो एबीएफआरएल में भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 275 का एक एसएल मेंटेन करे, 285 का पहला टारगेट एंड 290 के दूसरे टारगेट के लिए एबीएफआरएल में भी खरीदारी की सलाह है। चलिए, तो 3 ट्रेड्स हो गए। एक बार आपकी स्क्रीन पे फिर रख देता हूँ यहाँ पे। टाइटन फ्यूचर्स 3470 3530 के लक्ष्य के लिए करीब 3340 का स्टॉप लॉस, 3403 पे ट्रेड करता हुआ ये। और फिर आया एलएनटी फ्यूचर्स, नहीं आगे चलिए, ये रहा 3670 3740 के लक्ष्य के लिए 3540 पे स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 3607 पे ट्रेड करता हुआ, दोनों स्टॉक्स एक ही प्राइस रेंज के हो गए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। बाकी आदित्य बिरला फैशन रिटेल फ्यूचर्स आपको 285 290 के लक्ष्य के लिए 275 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करना है। यहाँ 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। निफ्टी बैंक पे बातचीत हो गई। फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा 23,350 और 80 के जोन में प्रेशर है, बुक कर सकते हैं आप। बाकी देखेंगे अगर 23,400 पार हो जाए, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 49,350 से 500 एक सप्लाई जोन है, यहाँ बुक करके बैठिए। देखेंगे तब जब 49,500 एक बार फिर से पार हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और स्कैनिंग करेंगे, फिर उसके बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं अभी। इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स पेयर्स को सरकार कई तरह की छूट देती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एटीसी और एटीडी टैक्स छूट के प्रोविजंस क्या हैं। धारा एटीसी में आप अपनी आय से 1.5 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट का दावा कर सकते हैं। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी, सुकन्या समृद्धि, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, बच्चों के स्कूल फीस का खर्चा शामिल होता है। हालांकि सरकार ने नई रिजीम में इसको खत्म कर दिया है और पुरानी रिजीम वाले ही इसका फायदा उठा सकते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में। और अब थोड़ा सा उस विषय पर बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए नहीं, पूरे विश्व बाजारों के लिए। लेकिन उस इवेंट का भारतीय बाजारों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किन सेक्टर से पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, आज रात को 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। शपथ ग्रहण है। इस शपथ ग्रहण के बाद ये माना जा रहा है कि ताबड़तोड़ तरीके से वो कुछ फैसले लेंगे। उनके अपेक्षित फैसलों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट्स पे, सेक्टर्स पे, जिनके लिए शायद न्यूज़ फ्लो या फिर डेवलपमेंट्स जो है वो पॉजिटिव होंगे, कुछ के लिए नेगेटिव। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी मिताली ने इसकी स्कैनिंग करी और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि किन के लिए पॉजिटिव, किन के लिए नेगेटिव। मिताली बताइएगा। तो ट्रम्प के री इलेक्शन के कारण अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों ही लाइंड अप है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर है वो वाइडन हो सकता है, जिसके चलते यूएस की सप्लाई चेन का पार्ट इंडिया बन जाएगा और वो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है वहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्री का जो फ़ायदा है वो भी इंडिया को मिल सकता है। और साथ ही मजबूत डॉलर भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी फायदेमंद होगा। स्ट्रॉन्ग इंडो यूएस रिलेशंस के चलते डिफेंस, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बूस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही चैलेंजेस की अगर बात करें हम तो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत इंपोर्ट पर जो टैरिफ प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं और भारतीय फार्मा, आईटी और टेक्सटाइल कंपनीज के लिए यहाँ एक चैलेंज बनता नजर आ सकता है। अगर टैक्सेस की बात करें तो ये माना जा रहा है कि ट्रम्प जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स दरों में घटौती करने वाले हैं। 21% से जो रेट है वो 15% तक हो सकती है, जिसका फायदा भारतीय कंपनीज को भी देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एक तरफ जहाँ स्ट्रिक्ट H-1 जो वीज़ा है उसकी नीतियों से ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही जो टैक्स कट है उससे अमेरिकन आईटी कंपनीज जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। अगर फार्मा
सेक्टर की बात करें तो वहाँ दवा की कीमतें घटाने की कोशिश के कारण जो प्राइसिंग है वो प्रेशर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जेनरिक ड्रग्स के डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। अगर एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो अमेरिका में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत क्रूड की जो कीमतें हैं वो स्टेबल नज़र होती आएगी। और आईओसी, बीपीसीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इन सब कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है इसके तहत। मेटल और इंफ्रा की अगर बात करें तो अमेरिका में इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत मेटल कंपनीज को अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और यहाँ टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर हायर टेरिफ रेट्स के कारण इंडिया को यहाँ से फ़ायदा आता हुआ मिल सकता है। शुक्रिया मिताली इस पूरी चर्चा के लिए और दोनों ही पहलुओं को समझाने के लिए, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या सकारात्मक, क्या अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की है इस वक्त। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 23347, वहीं पर उस कंजक्शन जोन में जाके बार बार फंस रहा है और 23,380 जो आज का इंट्राडे हाई था, याद रखिएगा वही है वो एवरेज जो अब तक सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब चलिए सीधे चलते हैं आज के ऑप्शंस के ट्रेड की तरफ। आशीष क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, पॉलिसी बाजार में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक का एक बेस बन गया 1700 के जोन पे और वहीं पे जरूर फ्राइडे लास्ट सेशन में गिरावट थी, बट आज एक पुल बैक थोड़ा सा देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है कि इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 1800 की जो कॉल है 30 रुपए के करीब चल रही है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 24 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। 40 रुपए के पहले टारगेट एंड 45 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, पीवी इन्फोटेक की कॉल 1800 की 30 से 31 रुपये में ट्रेड कर रही है, आपको पिक करनी। आज इसमें ऊपर इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 23% है। शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे और इंडेक्स पर आ रखे आपने, और बहुत शुक्रिया। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे है और अभी भी ऑलमोस्ट डे हाई तो नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि वो जो इंट्राडे हाई पे अगर आप बुक कर चुके हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। 20 पॉइंट तय करेंगे यहाँ से आगे की दिशा बाजार की। हम और कितना ऊपर जाएंगे? देखिए 20 डे निफ्टी का जो अलाइंड है ना, वो करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि जो फॉलोइंग 20 डे है वो अलाइंड है 23,562। तो वो 23,400 23,410 तय करेगा कि हम वहाँ पे आजकल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी कमाई करने में। और लेकिन जाने से पहले ग्रोथ कोड की बात करते हैं और ये खास सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम आपको बाज़ार के विभिन्न पहलुओं से, रिस्क मैनेजमेंट और बाज़ार के कुछ और बड़े पहलुओं से बात अवगत कराने की कोशिश करते हैं। आज की इस जरा चर्चा को सुनिए एक बार। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है उसके लिए रिटेल निवेशकों को क्या-क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले रिटेल को हमको डिफाइन करना चाहिए। रिटेल क्या है? मेरे ख्याल से सेबी ने एक कॉन्सेप्ट पेपर निकाला है, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि किसको हम रिटेल समझते हैं। दो तरह के रिटेल हैं अभी इंडिया में। इंडिया की डेफिनेशन ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन नहीं है उसको हम रिटेल मानते हैं। रिटेल में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी होते हैं, रिटेल में वो भी होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन वो IIT, IIM से निकले हुए हैं, उनको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में पता है, वो डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं और वो कोड लिख सकते हैं। तो हमें ये पहला एक डेफिनेशन करना चाहिए कि जिस रिटेल की हम बात कर रहे हैं उसको हमें एक बार पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। तो क्या है कि जो हम रेगुलेशन बनाएंगे वो उनके लिए जायज़ होगा जिनको ज़रूरत है कोई तरह की प्रोटेक्शन की या हाथ पकड़ के चलाने की। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझें कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग टूल है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वही ओल्ड फैशन, आप बैलेंस शीट पढ़िए, कंपनी देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, वही सब काम कीजिए। ये जिनको ट्रेडिंग करनी है उनके लिए एक टूल है जिससे आप अपने जो इमोशन है उसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बाहर फेंक सकते हैं और एक कंसिस्टेंट
और कंट्रोल्ड मेथड से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, बुक प्रॉफिट डिफाइंड हो, और आपकी कितनी कैपिटल, कितना आपका पैसा हर एक ट्रेड में लग रहा है वो भी डिफाइंड हो।